हेलो एंड वेलकम टू बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। आई एम राहुल मिश्रा और इस सेशन में हम लोग एक 70th बीपीएससी के सिलेक्टेड कैंडिडेट की कॉपी को आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। रीज़न बिंग कि जब से 70th का रिजल्ट आया है, मैनी ऑफ यू हैव बीन रिक्वेस्टिंग कि हमें किसी सेलेक्टेड कैंडिडेट की कॉपी को एक बार देखना है। हमें ये समझना है कि एक कैंडिडेट जिसका सिलेक्शन हो रहा है वो क्वेश्चन को कैसे एड्रेस करता है, उसके आंसर लिखने के क्या अप्रोच होते हैं, वो स्ट्रक्चरिंग कैसे करता है, वो क्वेश्चन की डिमांड को कैसे एड्रेस करता है, वो एक 8 मार्कर को कैसे लिखता है, वो 38 मार्कर वाले क्वेश्चन को कैसे लिखता है। इसीलिए आज हम लोग एक ऐसे ही कैंडिडेट की कॉपी को डिस्कस करने वाले हैं। अनामिका की कॉपी हम लोग डिस्कस करेंगे। अनामिका हमारी एक क्लासरूम स्टूडेंट है एंड शी हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द आंसर राइटिंग सेशंस फ्रॉम वेरी लॉन्ग। उनके आंसर्स को हमने इवॉल्व होते हुए देखा है थ्रू वेरियस सेशंस। ठीक है, तो आज हम लोग अनामिका की कॉपी को डिस्कस करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, आप मुझे कमेंट में दो चीज़ बताइएगा। पहला कि आपको ये कॉपीज़ की पीडीएफ अगर चाहिए तो वी विल अपलोड दीज कॉपीज़ ऑन द BCW वेबसाइट, तो वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर पाएंगे। जितने भी टॉपर्स हैं हमारे साथ एसोसिएटेड, उनकी कॉपीज़ हमारे पास रहती हैं जो हमारे टेस्ट में वो लिखते हैं, तो उनकी कॉपीज़ को हम अपलोड कर सकते हैं फॉर यू टू एनालाइज कि कैसे हमें अपने आंसर्स को और इन्हांस और अच्छा करना है। और दूसरा, अगर आपको ये सेशन बहुत हेल्पफुल लगता है तो यू विल कमेंट कि आपको ऐसे सेशंस और चाहिए कि नहीं। तो बेस्ड ऑन दीज टू फीडबैक्स वी विल प्रोसीड फर्दर। ठीक है, नाउ कमिंग बिफोर कमिंग टू द कॉपी, एक चीज़ आपको ये समझनी ज़रूरी है कि इस सेशन का एजेंडा क्या है। तो सबसे पहला एजेंडा है ये समझना कि किसी भी टॉपर की कॉपी एक परफेक्ट कॉपी नहीं होती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जिनका रैंक वन आया है उनकी कॉपी मैं देखूंगा तो वो बिल्कुल ही परफेक्ट कॉपी मुझे देखना चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कॉपी को देखेंगे और बोलेंगे कि इस आंसर में इससे अच्छा कंटेंट तो मैं लिख सकता था। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उस कैंडिडेट ने ये आंसर उस 3 घंटे के प्रेशर लाइक सिचुएशन में लिखा है। उसने ये आंसर सारे आंसर्स को लिखने के साथ लिखा है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है कि उस स्टैंड अलोन उस अकेले क्वेश्चन को उसने लिखा है। उसने उस पूरे पेपर को उस 3 आर के इन्वायरमेंट में, उस प्रेशर लाइक फाइनल एग्जाम के प्रेशर में लिखा है। तो इन स्पाइट ऑफ जजिंग द आंसर यू हैव टू सी कि उस 3 घंटे के इन्वायरमेंट में उस सारे क्वेश्चन को कैसे लिखा है उन्होंने, उस इन्वायरमेंट में उन्होंने स्ट्रक्चरिंग कैसे फॉलो की है, एग्जाम्पल्स कैसे दिए हैं और क्वेश्चन की डिमांड को कैसे एड्रेस किया है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ये कैसे फुलफिल की जाती है। अगर क्वेश्चन में कुछ पूछा गया है तो मैं कैसे 8 मार्कर में बिल्कुल स्पेसिफिक होके उसी का आंसर देता हूँ। अगर 38 मार्कर में पूछा गया है तो कैसे मैं पेरिफेरी में भी बात करता हूँ। तीसरा कि माइक्रो डायग्राम्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, मैप्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, फ्लो चार्ट्स कैसे यूज़ किए जाते हैं। चौथा कि एक 8 मार्कर और 38 मार्कर में कैसे डिफ़र किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बीपीएससी में पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। उसका मेन रीज़न यही होता है कि वो एक 8 मार्कर को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दे देते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 8 मार्कर में कितना लिखना है, 38 मार्कर में कितना लिखना है। तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स फ्रॉम द कॉपी ऑफ दिस कैंडिडेट। ठीक है, बिफोर कमिंग टू द कॉपी एक चीज़ मैं आपको ये दिखा दूँ। दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर दैट वी आर गोइंग टू यूज़, मतलब इसी पेपर का आंसर अनामिका ने लिखा है जिसको हम लोग देखने वाले हैं। अब ये पॉसिबल नहीं था कि सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग देखें, तो आई हैव मार्क द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ये पहला क्वेश्चन है, दिस इज़ गोइंग टू बी योर सेकेंड क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग आपके सामने डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये अनामिका की कॉपी है। ठीक है, चलिए, ये पहला क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली अ लीगल डॉक्यूमेंट बट ऑल्सो अ सोशल डॉक्यूमेंट। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है बट एक सोशल डॉक्यूमेंट भी है। ठीक है, सिंपल आपको 8 मार्कर का क्वेश्चन है, तो सिंपल आपको ये स्टैब्लिश करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट होने के साथ साथ एक सोशल डॉक्यूमेंट कैसे है। इसके आपको एग्जांपल्स भी देने होंगे और आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी करके दिखा देनी चाहिए कि लीगल डॉक्यूमेंट भाई ऐसे है और सोशल डॉक्यूमेंट ऐसे है। अब कॉपी पे जाए बिना अगर मैं सिर्फ इस क्वेश्चन के बारे में सोचूं कि मुझे अगर लिखना होता तो मैं क्या लिखता,
या एक बहुत अच्छा आंसर कैसा आंसर हो सकता था, तो इंट्रो में कुछ अगर मैं ऐसा लिख दूं जिससे ये पता चल जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन लीगल और सोशल डॉक्यूमेंट दोनों है, तो फिर बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन वो हो सकता है। ठीक है, बॉडी के अंदर मुझे क्या नहीं करना होगा, मुझे बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करनी होगी, मुझे बहुत पिन पॉइंटेड बताना होगा कि भाई लीगल डॉक्यूमेंट कैसे हैं और ये सोशल डॉक्यूमेंट कैसे है। और इसको अगर मैं एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके दिखा दूं तो वो बहुत ग्लेयरिंग, मतलब बहुत अच्छा दिखेगा एग्जामिनर को। ठीक है, और फिर मुझे एक कंक्लूजन देना होगा। 8 मार्कर का क्वेश्चन है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि आप इसमें वर्ड लिमिट को एक्सीड नहीं कर रहे हैं। आप 80 to 120 वर्ड्स की लिमिट को एक्सीड नहीं कर रहे हैं। आप 5 मिनट से ज़्यादा इस आंसर को लिखने में नहीं ले रहे हैं। इन कॉन्स्टेंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको अब इस कॉपी को देखना है। ठीक है, अनामिका की कॉपी अगर हम देखते हैं तो कैसे इन्होंने स्टार्ट किया है। Dr. Bhimrao Ambedkar has called the Constitution as legal cum social document which represent the aspirations of 1.4 billion Indians। बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि लीगल की भी बात कर दी, सोशल की भी बात कर दी, और यहाँ पे एज अ काइंड ऑफ कोट भी इन्होंने यूज़ कर लिया है कि भीमराव अंबेडकर को इन्होंने यूज़ कर लिया। ठीक है, इसके बाद बॉडी में अगर आएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लीगल डॉक्यूमेंट, बिल्कुल पिन पॉइंटेड हेडिंग आई। हेडिंग को इन्होंने बॉक्स में किया तो मुझे बहुत क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ये इनकी पहली हेडिंग है। इसके बाद जो सब हेडिंग्स आ रही हैं उनको अंडरलाइन करते जा रही हैं, तो मुझे पता चल रहा है कि इस हेडिंग के अंदर कौन कौन से सब पॉइंट्स हैं। एग्जाम्पल्स को प्रॉपरली ये ट्रायंगुलर बॉक्स में डाल रही हैं, तो मुझे समझ आ रहा है कि इस वाली सब हेडिंग के लिए ये इनके सब एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, क्या क्या सब हेडिंग्स दी इन्होंने? कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस हैं। लीगल डॉक्यूमेंट का यही मतलब है ना कि गाइडलाइंस मिलनी चाहिए, लीगल गाइडलाइंस मिलनी चाहिए। ठीक है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, डायरेक्शंस फॉर लिमिटेड गवर्नमेंट भी है। एग्जाम्पल क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब अगली हेडिंग क्या इन्होंने दी कि कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सोशल डॉक्यूमेंट। यही दो चीज़ करनी थी ना मुझे, लीगल डॉक्यूमेंट कैसे है ये दिखाना था और सोशल डॉक्यूमेंट कैसे है ये दिखाना था। तो लीगल मैं दिखा चुका हूँ, अब मैं सोशल पे आ जाता हूँ। पहली हेडिंग क्या, पहली सब पॉइंट क्या आया कि इंश्योर्स एंड प्रमोट द आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस। एक एवरेज आंसर क्या होता कि ये लिख के वो छोड़ देता, लेकिन इस आंसर को इन्हांस कैसे किया गया है, ये जो पॉइंट है इसको एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट किया गया है। जैसे आर्टिकल 15-16 मेंशन द प्रोविजन फॉर एफर्मेटिव एक्शंस, तो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इन्हांस हो गया ना। सिंपल अगर मैं ये लिख देता कि प्रमोट करता है आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस को, तो वेग लगता कि भाई कैसे लगता है, ये कैसे करता है ये भी तो बताओ। तो यहीं पे उन्होंने एग्जाम्पल भी मेंशन कर दिया है। preserve the cultural heritage and values of the society, again example article 15 clause a sub clause f is a fundamental duty। ठीक है, nurtures the idea of gender justice। तो आप देखो कि सारे के सारे पॉइंट्स के साथ इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है। ठीक है, thus the constitution of India represents the spirit of the age and promotes the social inclusivity। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है। वर्ड लिमिट के अंदर है, 2 पेज के अंदर भी लिखा है, उसके बाद क्वेश्चन की डिमांड को भी एड्रेस किया है। एंड आई एम वेरी श्योर कि ये आंसर इन्होंने 4 मिनट के अंदर लिख लिया होगा, 3 से 4 मिनट नहीं से ज़्यादा नहीं लगेंगे आंसर लिखने में। तो ओवरऑल असेसमेंट अगर इस आंसर का किया जाए तो अच्छा आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ अगर हम देखें कि क्या क्या सही से किया अनामिका ने। सबसे पहला, इंट्रो में अंबेडकर जी को यूज़ कर लिया, उससे इनका इंट्रोडक्शन काफ़ी हैवी हो गया। दूसरा, इन्होंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया कि लीगल डॉक्यूमेंट कैसे है। तीसरा, इन्होंने बहुत प्रॉपरली एक्सप्लेन किया कि ये एक सोशल डॉक्यूमेंट कैसे है। ठीक है, इन दोनों चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने प्रॉपर एग्जाम्पल्स भी दिए। ऐसा नहीं है कि वेग पॉइंट्स लिखे, बहुत आसान था इसमें वेग पॉइंट्स देना कि कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस देता है। ठीक है, सोशल इंक्लूसिविटी की बात करता है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है, लेकिन ये वेगनेस कैसे ख़त्म होगी अगर हम प्रॉपर आर्टिकल्स बताएंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताएंगे, तभी वो वेगनेस ख़त्म होगी ना। तो वो इन्होंने बहुत प्रॉपरली किया। फिर इन्होंने फंडामेंटल राइट्स की भी बात की, डीपीएसपी की भी बात की, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की भी बात की। इन्होंने ट्राई किया कि जो इनके एग्जाम्पल्स हैं वो जितने डाइवर्स हो सकते हैं उतने डाइवर्स करने की इन्होंने कोशिश की। और फिर इन्होंने एक और सही चीज़ की जो कि इनका कंक्लूजन था, वहाँ पे इन्होंने सोशल इंक्लूसिविटी के साथ एंड किया। तो कीवर्ड्स भी बहुत प्रॉपरली यूज्ड हैं।
ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर ये 8 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर बहुत आराम से इनको दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से फॉलोड है, इंट्रो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, कंक्लूजन बहुत अच्छा लिखा हुआ है, डिमांड प्रॉपरली एड्रेस्ड है, कीवर्ड्स बहुत अच्छे से यूज है, एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। ठीक है, तो 5 नंबर बहुत आराम से मिल जाएंगे इसमें। एक चीज़ जो इन्होंने मिस की या ये कर सकती थी कि अगर वो कंपैरिजन वाला टेबल बना देती कि सोशल डॉक्यूमेंट कैसे है और लीगल डॉक्यूमेंट कैसे है, तो एग्जामिनर को वो आंसर पढ़ने में बहुत कंफर्ट आ जाता, मतलब उसके लिए वो आंसर रीड करना बहुत ईजी होता। तो हमारा बेसिकली काम क्या रहता है जब भी हम आंसर लिखते हैं, वी हैव टू गिव आवर आंसर्स, मतलब एग्जामिनर के सामने हमें आंसर अपना परोस के रखना है कि भाई जितनी आसानी से आप इसको पढ़ सकते हो उतनी आसानी से आपको इस आंसर को मैं पढ़ने के लिए दे रहा हूँ। हमें बनना है क्या? मार्क्सिस्ट। एग्जामिनर से मार्क्स हमने ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं। तो ये अगर 5 नंबर यहाँ मिले हैं तो शायद इनको 5.5 मिल जाते अगर ये टेबुलर फॉर्मेट में अपना आंसर लिखती। ठीक है, तो इस 8 मार्कर क्वेश्चन से आपने ये समझा ना कि कैसे एक आंसर को कम पॉइंट्स, मतलब कम जगह में कम वर्ड्स में मैक्सिमम आउटपुट के साथ लिखना है। ठीक है, अगर एक चीज़ और आप देखो, यहाँ पे बहुत चांस था कि मैं इसको एक्सप्लेन करता, कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस, इसको मैं एक्सप्लेन करने में भी जा सकता था, लेकिन वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना क्यों पॉसिबल नहीं है कि कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट, अब इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया जा सकता है प्रॉपर एक पैराग्राफ में, बट दैट विल कंज्यूम ऑल माई अवेलेबल वर्ड्स, जितने भी मेरे पास वर्ड अवेलेबल हैं इस आंसर को लिखने के लिए वो सारे के सारे इसी पॉइंट में कंज्यूम हो जाएंगे। वो तो मेरा पॉइंट मतलब मोटिव नहीं है ना, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को केटर करना है। तो अगर ये एक 38 मार्क का क्वेश्चन होता तो मैं इसको एक्सप्लेन करता, इलेबोरेट करता, इन एग्जाम्पल्स को भी मैं ट्राई करता थोड़ा सा इलेबोरेट करने का। लेकिन चूंकि ये एक 8 मार्कर क्वेश्चन है तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉन्साइज करूँगा। दूसरा पॉइंट देखिए, टूल फॉर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड स्क्रूटनी, इसको भी एक्सप्लेन किया जा सकता था लेकिन एक्सप्लेन ना करके शॉर्ट में लिखा गया है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न। स्ट्रक्चरिंग भी देखिए, प्रॉपर हेडिंग दी है, उसके बाद सब हेडिंग्स दी हैं। ठीक है, तो वी अंडरस्टैंड कि क्यों हम इस आंसर में इनको 8 में से 5 दे रहे हैं। ठीक है, चलिए मूविंग फर्दर, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ राज्यसभा इन इंडिया। क्वेश्चन की कोर डिमांड क्या है कि यू हैव टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड रोल, इसमें से कोई भी एक चीज़ को अगर आप मिस करते हो तो आपकी मार्किंग फिर 8 की जगह 6 या 7 में से होने लगेगी, 5 या 6 में से होने लगेगी, क्योंकि दोनों के लिए इक्वल मार्क्स एसोसिएटेड है, दोनों के लिए इक्वल मार्क्स दिए गए हैं कि आपको स्ट्रक्चर भी समझाना है और आपको रोल भी समझाना है। अब इसमें आप इम्पॉर्टेंस से मत चले जाइएगा कि भाई इम्पॉर्टेंस इसका क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, ये सारी बातें तब हम कर पाएंगे जब हम एक 38 मार्कर को लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्लियर कट आपको मेंशन्ड है कि आपको क्या लिखना है। ठीक है, तो बिफोर गोइंग टू द कॉपी हमें ये समझ आ गया है कि इस क्वेश्चन के आंसर में मुझे क्या करना होगा। इंट्रोडक्शन मुझे दे देना होगा जो राज्यसभा के स्ट्रक्चर या रोल की बात कर रहा हो। बॉडी के अंदर मुझे 2 प्रॉपर हेडिंग्स बनानी होंगी, पहली हेडिंग में मैं स्ट्रक्चर की बात करूंगा, दूसरी हेडिंग में मैं रोल की बात करूंगा, और तीसरा मेरा कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए जिसके में मैं या रोल या स्ट्रक्चर के बारे में या सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर सकता हूँ। अगर आपको ये प्रॉपरली समझ आ रहा है, दिस मीन्स फ्रेमवर्क ऑफ द आंसर, वही चीज़ है जो हम अपने राइट इट राइट के सेशंस में करते हैं कि किसी भी आंसर को लिखने के पहले मेरे दिमाग में एक फ्रेमवर्क बन जाना चाहिए कि इस आंसर में इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा दूंगा, बॉडी के अंदर ये 2 हेडिंग्स आनी होंगी और कंक्लूजन के अंदर ऐसी कुछ बात करके कंक्लूड करूंगा। फ्रेमवर्क एक बार बन जाने के बाद आप बहुत आराम से उस आंसर को लिख सकते हैं, लिखते लिखते फ्रेमवर्क नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, अब चलिए अब आते हैं अनामिका की कॉपी पे। कैसे स्टार्ट किया इन्होंने? राज्यसभा इज नॉट अ सेकेंडरी हाउस, इट इज द सेकेंड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। किसने कहा है? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो एक चीज़ हमें ये समझ आ रही है कि अपने आंसर्स में ये ट्राई कर रही हैं कि किसी कोट से या किसी की सेइंग को यूज़ करके अपने इंट्रोडक्शन को क्रिएट करने का। ठीक है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, अगर आपको ऐसे कोट्स या ऐसी बातें पता है
तो अपने इंट्रोडक्शन को आप बहुत आसानी से हैवी बना ले रहे हैं, बिना कुछ ज़्यादा मेहनत किए आपने राज्यसभा के रोल के बारे में बात कर दी। ठीक है, अगर आपको खुद से लिखना होता तो शायद वो थोड़ा सा सिंपल हेडिंग लगती, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक कोड को यूज़ करके अपनी इंट्रोडक्शन को हैवी बना लिया। ठीक है, आगे फिर उन्होंने क्या किया, पहले हेडिंग देखिए क्या दी है, स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा पे। क्यों दी है, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ही यही है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ राज्यसभा। देखिए इनकी दूसरी हेडिंग पक्का यही होगी, रोल ऑफ राज्यसभा। बहुत एक्सप्लिसिटली एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि जो पूछा गया है वही आपने बताया है। आपकी हेडिंग्स जो हैं वो डिराइव होनी चाहिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्वेश्चन पूछा कुछ और गया, आपने लिखा कुछ और है। और उसके लिए जो बेस्ट अप्रोच होती है कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसी को अपनी हेडिंग्स की लैंग्वेज बना लीजिए। ठीक है, एक्सक्यूज मी। अब क्या लिखा है इन्होंने, स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा में इन्होंने बताया कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बाय द स्टेट्स। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं फ्रॉम डिफरेंट फील्ड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रिजाइडेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने एक सेट ऑफ मेंबर्स की बात कर दी, दूसरे सेट ऑफ मेंबर्स की बात कर दी, कौन प्रिसाइड करता है इसकी बात कर दी। फंक्शंस एज परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये थोड़ा सा वेग लग रहा है। अच्छा, 1/3 मेंबर्स वेकेशन एवरी एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, तो इसको थोड़ा सा बेटर फ्रेम कर सकती थी कि 1/3 मेंबर हर 2 साल पे वेकेट करते हैं। तो ठीक है, ये 2 पॉइंट्स तो इन्होंने अच्छे दिए हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं रोल ऑफ राज्यसभा पे। चेक्स द लोअर हाउस लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग, प्रिवेंट द नीजक लेजिस्लेशन, तो काइंड ऑफ ये दोनों पॉइंट सेम से हो रहे हैं। प्रोवाइड्स क्वालिटी डिबेट एंड डिस्कशन ऑन बिल। ठीक है, रोल इन द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑल इंडियन सर्विसेज। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट मिस हो गई है इनसे वो है आर्टिकल 249। क्या करता है आर्टिकल 249, यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। कुछ स्टेट लिस्ट के बारे में कुछ काम करता है आई गेस, तो आप ये मुझे हाँ इसमें बताएंगे, कमेंट्स में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है राज्यसभा के रोल के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं। तो अगर आप ये मिस कर रहे हैं तो यू आर सिंपली लूजिंग 1 और 2 मार्क्स, क्योंकि एग्जामिनर इज सर्चिंग फॉर फ्यू कीवर्ड्स। जब भी कोई एग्जामिनर किसी भी आंसर कॉपी को चेक करता है ना, तो वो कुछ ना कुछ ढूंढ रहा होता है कि भाई इसने ये लिखा है कि नहीं, इसने एग्जाम्पल लिखा है कि नहीं। जैसे मैं यहाँ पे आर्टिकल 249 ढूंढ रहा था कि इन्होंने ये मेंशन किया है कि नहीं, तो वो मिसिंग है। तो मैं अब जो मैंने हायर बेंचमार्क सेट कर रखा होगा ना कि मैं 5 नंबर मैक्सिमम दे सकता हूँ, तो मैं वहाँ तक अब नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट ने 5 नंबर आर्टिकल 249 लिखा होगा, तो फिर अगर मैं उसको भी 5 नंबर दूँ और इसको भी 5 नंबर दूँ तो वो इनजस्टिस हो जाएगा। तो फिर मैं अब आ जाऊँगा 4 नंबर या 4.5 नंबर पे। ठीक है, दिस इज द वे मार्किंग काइंड ऑफ वर्क्स हियर। ठीक है, उसके बाद कंक्लूड कैसे किया इन्होंने, दस द राज्यसभा कॉम्प्लीमेंट्स द लोअर हाउस इन इट्स लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग। तो ये देख के आपको समझ आ रहा होगा कि ऐसा नहीं है कि कोई भी सेलेक्टेड कैंडिडेट या कोई भी टॉपर सारे आंसर्स परफेक्ट लिखने वाला है। दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। अगर आपको अपने जीएस के पेपर में टोटल 20 आंसर्स लिखने हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये 20 के 20 परफेक्ट आंसर्स बन के आएंगे। अगर आपने 10 से 12 बहुत अच्छे आंसर्स लिख दिए, 5 से 6 एवरेज आंसर्स लिख दिए, और बचे हुए आंसर्स आपने बस ट्राई किया कि डिमांड को एड्रेस कर दें और किसी तरीके से कंप्लीट कर दें, तो भी आप बिल्कुल ही आराम से मेंस क्वालिफाई भी कर जाओगे और टॉप लिस्ट में भी आ जाओगे। यही देखना ज़रूरी है टॉपर्स कॉपी में, और यही समझना भी ज़रूरी है कि आपको परफेक्शन एकदम नहीं चाहिए हर आंसर में। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ आंसर्स आपके एवरेज बन जाएंगे, क्योंकि वो इन्वायरमेंट ही 3 घंटे का वैसा होता है। ठीक है, तो अगर हम फिर से एक बार कॉपी को देख लें, तो इन्होंने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा दे दिया था, स्ट्रक्चर में इन्होंने ठीक ठाक सा काम कर दिया था, और रोल में इन्होंने एक रोल मिसिंग था। तो अगर इसमें इन्होंने इनको मार्क करना होगा मुझे, तो मैं 3 से 4 नंबर इनको दे दूंगा साथ में। ठीक है, अगर मैं फिर से एनालिसिस पे आऊँ तो क्या क्या इन्होंने सही से किया है। इनका इंट्रो अगेन काफ़ी अच्छा था, इनके बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट था दैट वाज डेल्ट गुड, जो रोल वाला पार्ट था उसमें इन्होंने थोड़ा सा रिपीटेशन भी किया और कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स इनसे मिस भी हो गए, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हुआ था।
और कंक्लूजन अगेन इट वाज ओके ओके। तो मैं अगर नंबर देने जाऊंगा तो 4 के अराउंड या 3.5 के अराउंड इनको नंबर दे दूंगा, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर तो ये अच्छा ही कर रही है ना, स्ट्रक्चरिंग अच्छी कर रही हैं, प्रेजेंटेशन अच्छी कर रही हैं, लिखने का तरीका अच्छा है, एग्जाम्पल्स भी दे रही हैं, आर्टिकल्स भी कोट कर रही हैं। तो हाँ, मैं हाईएस्ट स्लैब पे नहीं जाऊंगा, बट आई विल बी रिमेनिंग अराउंड 3.5 to 4 मार्क्स। ठीक है, तो ओपनिंग कोट यूज़ किया है, स्ट्रक्चर यूज़ किया है, रोल के अंदर भी 4 पॉइंट दिए हैं, स्ट्रक्चर के अंदर 3 पॉइंट दिए हैं, आर्टिकल नंबर्स जो हैं यूज़ किए हैं, बस एक दो चीज़ थोड़ी सी मिसिंग रह गई है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? क्रिटिकली एग्जामिन द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एज लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 38 मार्क्स का क्वेश्चन है। नाउ वी विल सी द डिफरेंस कि एक 8 मार्कर को लिखने और एक 38 मार्कर को लिखने में क्या डिफरेंस आता है, कैसे इलेबोरेशन बढ़ जाता है, कैसे इंट्रोडक्शन का लेंथ बढ़ जाता है, कैसे कंक्लूजन का लेंथ बढ़ जाता है, कैसे मेरे डायमेंशंस इंक्रीज हो जाते हैं। द नंबर ऑफ डायमेंशन दैट वी वर गिविंग इन 8 मार्कर, वो कितना था? दैट वॉज अराउंड 2 डायमेंशन के अराउंड हम डील कर रहे थे। तीसरे डायमेंशन पे हम तब जाते हैं जब क्वेश्चन ही बहुत इलेबोरेट हो जाता है, उसकी कोर डिमांड ही ऐसी है कि 3 डायमेंशन के बिना डील ही नहीं हो पाएगा वो, जैसे कि इस बार हमने साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस में देखा था। लेकिन ट्राई करना है कि 2 डायमेंशन तक हम लोग लिमिट करें अपने आंसर को। और यही जब हम एक 38 मार्कर को देखेंगे तो वी विल सी कि वी विल गो अराउंड 4 to 5 डायमेंशन, 4 से 5 डायमेंशन हमें लिखने ही होंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 2 पार्ट का क्वेश्चन है। What is the difference between constitution and constitutionalism? This constitutes the first part, or critically examine the doctrine of basic structure as laid down by the Supreme Court of India. This is the second part. दोनों को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। अगर 38 मार्क का क्वेश्चन है और वो 2 पार्ट का क्वेश्चन बन के आता है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है। अगर मैं ऐसे कहूँ कि 19 नंबर का एक क्वेश्चन है और 19 नंबर का दूसरा क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा कुछ इसमें परेशान होने की बात नहीं होगी। आपको ऐसा नहीं करना है कि अगर आप मान लीजिए टोटल 6 पेज में आंसर लिख रहे हैं और ये वाला पार्ट आपको इतने अच्छे से नहीं आता है, इसको आपने 1 से 1.5 पेज में लिखा, और जो दूसरा पार्ट था डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाला, ये आपको बहुत अच्छे से आता था, आपको सारे केसेस पता थे, आपको इवोल्यूशन पता था, इसको आपने लिख दिया 4 से 5 पेज में। तो आप अगर सोचिएगा कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि फर्स्ट पार्ट के लिए जो 19 में से आपको हो सकता है 6-7 मार्क्स मिले, क्योंकि इसको आपने बहुत ख़राब तरीके से लिखा है। और ये जो 19 मार्क्स वाला पार्ट था इसमें आपको ठीक नंबर मिल जाएंगे, मतलब कि मान लीजिए 10-11 नंबर मिल जाए। ठीक है, तो ओवरऑल आपके मार्क्स कितने रह रहे हैं? आपके मार्क्स तो रह जा रहे हैं ना 17-18 के अराउंड। तो आप सोचोगे कि मैंने बहुत अच्छा आंसर लिखा था लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स कम क्यों रहे? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर 2 पार्ट क्वेश्चन है तो यू हैव टू डील विथ बोथ द पार्ट्स विथ इक्वल इंपॉर्टेंस। आपको दोनों पार्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, एकदम नाप तोल के भी नहीं, लेकिन यू हैव टू मेंटेन अ पैरिटी। ठीक है, चलिए अब ये पैरिटी वाली बात तो मैंने कर दी। कोर डिमांड क्या है क्वेश्चन की? पहली डिमांड तो यही है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बीच में डिफरेंस बताना है, और दूसरी कोर डिमांड क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को आपको एक्सप्लेन करना है, एग्जामिन करना है उसको, तो उसमें आपके मल्टीपल डायमेंशंस आ जाएंगे। ठीक है, और डिफरेंस की बात है तो अगर मैं टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करूँगा, कंपैरिजन करूँगा, तो एग्जामिनर के लिए वो अच्छा दिखेगा। ठीक है, चलिए चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या लिखा है नामिका ने। Constitution is a legal document that guides the functioning of a sovereign state, ensuring a rule-based governance model, while constitutionalism is the philosophy enshrined in the Constitution's book that guides toward ethic of governance. So in the introduction, she has tried to establish कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है इन्होंने बताया है, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक फिलॉसफी है इन्होंने बताया है। तो अगर इंट्रोडक्शन को देखेंगे तो लेंथ वाइज भी ठीक है और डिमांड को भी एड्रेस कर रहा है। थोड़ा सा इनरिच किया जा सकता है क्या इंट्रोडक्शन को? ऑफ कोर्स किया जा सकता है। ये सारी बातें भी की जा सकती थी कि एक कोई ऐसी कंट्री भी हो सकती है जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है बट लैक्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन होना ही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म
होने का वो नहीं है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसी कंट्री है जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है बट इज़ लैकिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो ये सारे बात लिखने से आपका जो आंसर का इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा सा फिलोसॉफिकली और हैवी होता है, मतलब उसको वेट मिलता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, मतलब लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो इंट्रोडक्शन ठीक लिखा हुआ है। अब देखिए इन्होंने टेबुलर रिप्रेजेंटेशन कर दिया, बहुत अच्छी बात है। तो ये देखने में एग्जामिनर को बहुत ईजी होगा कि क्या बताना चाहते हैं और कैसे कंपेयर कर रहे हैं। पहला क्या है, फिजिकल लीगल डॉक्यूमेंट फॉर्म। ठीक है, दूसरा इंटेंजिबल फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक चीज़, जब भी आप टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो मेक श्योर किया कीजिए कि जो पैरामीटर आप यहाँ पे लिख रहे हैं, मतलब जिस पॉइंट के बारे में आप यहाँ लिख रहे हैं उसका ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप यहाँ लिखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर टोटल अलग बात लिखी हुई है, इधर कुछ अलग ही कहानी चल रही है, तो फिर देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डूइंग द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। अगर आप टेबुलर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो मेक श्योर कि यहाँ और यहाँ जो आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं वो सेम एलिमेंट का दे रहे हैं। ठीक है, तो वैसा ही किया हुआ है। रूल एंड रेगुलेशन फॉर द गवर्नमेंट्स, एथिक एंड मोरल ऑब्लिगेशन फॉर द गवर्नमेंट, एकदम वेरी नाइस। लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए लिमिटेड गवर्नमेंट, widens the scope of government to fulfill the idea of constitutional values, variation and diversity in the constitution of different countries। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है राइट टू आर्म देता है, यूनिवर्सल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, जुडिशरीज मेन टूल फॉर स्क्रूटिनाइजिंग, हेल्प्स जुडिशरी इन अंडरस्टैंडिंग द इम्प्लाइड प्रिंसिपल्स। अब देखिए दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत ये हो रही है कि इन्होंने एलिमेंट नहीं लिखा है। अगर यहाँ पे ये एलिमेंट लिखते जाती ना किस चीज़ के बारे में बात कर रही हैं, तो वो इनकी इस हेडिंग का मतलब ये बेसिकली क्या चल रहा है, कंपैरिजन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब इस हेडिंग की सब हेडिंग्स क्या बनेंगी, वो यहाँ पे ये आती कि भाई मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर ये पॉइंट है और इसके अंदर ये पॉइंट है। इसके बाद मैं इस हेडिंग की बात कर रहा हूँ, सब हेडिंग की बात कर रहा हूँ, इसमें ये पॉइंट है, इसमें ये पॉइंट है, दैट इज़ मिसिंग हियर। तो एग्जामिनर को सोचना पड़ रहा है कि भाई ये इस चीज़ की बात करिए, ठीक है इसमें ये पॉइंट दिया इन्होंने। तो मुझे अगर एग्जामिनर का काम आसान करना है तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे वो एलिमेंट्स भी मेंशन करूँगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी मिसिंग है तो थोड़ा सा शैलो हो रहा है आंसर। यहाँ पे आया एग्जाम्पल, यहाँ पे आया एग्जाम्पल, ठीक है, बाद में इन्होंने देना शुरू किया, शुरुआत वाले में नहीं था। अब आ गए हैं ये इस पे सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे। तो अगर फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखें तो इन्होंने 2 3 4 5 पॉइंट्स दिए हैं और फिर ये अगले पार्ट पे चली गई हैं। इनको करना ये चाहिए था कि एक और पॉइंट दे के या एक पैराग्राफ में कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को थोड़ा सा कंपेयर करके एक एनालिसिस दे देती, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे जाती। ठीक है, तो वो यहाँ पे मिसिंग है। मैंने कहा ना मैक्सिमम टाइम ये होता है जब भी 2 पार्ट का क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स इंक्लाइंड ऑन वन पार्ट मोर देन द अदर पार्ट। ठीक है, बहुत कॉमन मिस्टेक है। क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एज लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सिग्निफिकेंस, अब देखिए यहाँ पे इनको ट्राई करना चाहिए था एवोल्यूशन से स्टार्ट करने का। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व कैसे किया है, उसके बाद आना चाहिए था सिग्निफिकेंस पे। अगेन एक और चीज़, जब भी आप सिग्निफिकेंस लिखें ट्राई टू मेक योर हेडिंग्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब आपकी हेडिंग पढ़ के मुझे समझ आ जाना चाहिए पूरी तरीके से कि ये हेडिंग क्या बताना चाहती है। तो अगर यहाँ पे ये लिख देते सिग्निफिकेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती। ठीक है, पहला क्या है, पुट सब्सटैंशिएटिव लिमिटेशन ऑन अनचेक्ड अमेंडमेंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, अगेन यहाँ पे सब हेडिंग्स मिसिंग है। हेडिंग के बाद ट्राई करना है कि सब हेडिंग्स रहें, मतलब वो पॉइंट मुझे एक लाइन में भी एक्सप्लेन रहे, उसके बाद वो इलाबोरेटेड रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन्होंने एग्जाम्पल दिया, हेल्प्स इन प्रिजर्वेशन ऑफ कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, अगेन एग्जाम्पल। जुडिशरी का एड करती है तो अगेन एग्जाम्पल। डिफाइन द होराइजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल चाहिए था। प्रोटेक्ट द सिटीजन राइट एंड प्रोहिबिट गवर्नमेंट एक्सपेंसेस एक्सेसेस, सॉरी, अगेन एग्जाम्पल। ठीक है, रोल मॉडल। क्रिटिसिज्म अराउंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, तो क्रिटिसिज्म के अंदर पॉइंट्स दिए हुए हैं। उसके बाद वे फॉरवर्ड, अब देखिए है ना डिस्पैरिटी, इन्होंने जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसके एवोल्यूशन के लिए टोटल 4 पेज के राउंड लगाए हैं और जो दूसरा था उसके लिए कम पेज लगाए हैं। तो अब शायद इस कैंडिडेट को समझ ही नहीं आए कि मार्क्स कम मिले तो क्यों मिले, लेकिन वो एक्सप्लिसिट है कि यू हैव टू
create a parity between the two parts of the question. So one more thing is remaining कि इन्होंने कंक्लूड कैसे किया, द बेसिक सेक्टर डॉक्ट्रिन इज अ मेथड ऑफ लिमिटिंग सो एंड सो. तो ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि जब दो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि एक आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म था और एक आपका बेसिक सेक्टर डॉक्ट्रिन था, तो दोनों के इंट्रोडक्शन में दोनों पार्ट रहने ज़रूरी नहीं है और दोनों के कंक्लूजन में भी दोनों पार्ट रहने ज़रूरी नहीं है. तो ये इन्होंने बिल्कुल ठीक किया है कि पहले पार्ट का इंट्रोडक्शन इन्होंने कर दिया है और दूसरे पार्ट का इन्होंने कंक्लूजन कर दिया. दैट इज़ फाइन. एक बार इस पे आते हैं. देखिए दिक्कत क्या हुई है कि पहला पार्ट वेल एड्रेस्ड नहीं है, दूसरा पार्ट बहुत इलेबोरेटली एड्रेस्ड है. ठीक है, उसमें इन्होंने 2-3 डायमेंशंस अच्छे से दिए हैं. यहाँ पे ये अगर एक डायमेंशन भी और दे देती ना, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस एक पैराग्राफ में ही बता देती, आधा पेज या 75% ऑफ द पेज और लिख देती, तो ये आंसर बहुत अच्छा हो जाता है. क्योंकि ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, प्रॉपर इवोल्यूशन भले एक पॉइंट मिसिंग है लेकिन बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी लिखी हुई हैं, केसेस लिखे हुए हैं, एग्जांपल्स दिए हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है, स्ट्रक्चरिंग बहुत अच्छी है. लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हुई है. तो अगर मुझे मार्क करना होगा इनको तो मैं कैसे करूँगा, इस वाले पार्ट के लिए मैं इनको अराउंड 10 नंबर दे दूँगा. ठीक है, और इस वाले पार्ट के लिए 15 नंबर भी दे सकता हूँ या 12 नंबर भी दे सकता हूँ. ठीक है, 12 से 15 के बीच में. तो मतलब कि इनका ओवरऑल मार्किंग कहाँ चला जाएगा, 22 के अराउंड चला जाएगा. अब इनको एक्शनेबल फीडबैक क्या बताया जा सकता है, इनको एक्शनेबल फीडबैक ये बताया जा सकता है कि एक तो इस वाले पार्ट में अगर इन्होंने इवोल्यूशन लिख दिया होता, यहाँ से मैं 15 पे 12 पे इसीलिए गया, 15 से 12 पे इसीलिए गया क्योंकि मुझे अचानक से ध्यान आया कि इवोल्यूशन वाला पार्ट मिसिंग था और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में वो इवोल्यूशन वाला पार्ट में ढूंढ रहा था कि कुछ ऐसे एक डायग्राम बना हो जिसमें वेरियस केसेस के नाम लिखे हों और बताया हुआ हो कि कैसे इवॉल्व किया है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. तो दैट वाज मिसिंग, इसीलिए मैंने 12 लिख दिया. ठीक है, और यहाँ पे 10 से आगे कैसे जाया जा सकता था, अगर यहाँ पे एक डायमेंशन और ऐड हो जाता. तो 22 से 28 तक जाना या 25 तक जाना बहुत ईजी था इनके लिए. ठीक है, सो नाउ आफ्टर सेइंग 2-3 आंसर्स वी हैव अंडरस्टूड कि क्या गलतियाँ होती हैं कॉपी में और टॉपर्स अपनी कॉपीज कैसे लिखते हैं. चलिए 1-2 और आंसर हम लोग देखेंगे. हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. क्या है, डिफाइन एल नीनो एंड लानीना, हाउ डू दे इफेक्ट रेनफॉल पैटर्न इन इंडिया. कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है. दैट मीन्स कि आपको इस आंसर को जितना कॉन्साइज रख सकते हो उतना कॉन्साइज करना है. ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो आई एम एक्सपेक्टिंग मैप. ठीक है, मतलब मैंने कहा ना एग्जामिनर के दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ थॉट्स रहते हैं या कुछ ना कुछ चीज़ें रहती हैं जो वो किसी भी आंसर में ढूंढता है कि भाई इस आंसर में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. तो ज्योग्राफी का है तो मोर और लेस दे प्रेफर की कुछ मैप के थ्रू समझाया हुआ हो. अगर साइंस एंड टेक का है तो कुछ डायग्राम या फ्लो चार्ट से समझाया हुआ हो. इकोनॉमी का है तो कुछ ग्राफ या कुछ डेटा से कुछ दिखाया हुआ हो. पॉलिटी का है तो फ्लो चार्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हो. ये सारी चीज़ें प्री रिक्वेस्ट हैं. ठीक है, जो कि हम लोग किस में समझते हैं, राइट एट राइट में हम आपको यही समझाने की कोशिश करते हैं कि अपने आंसर्स को इन्हांस कैसे करना है. खैर वो बात बाद में. यहाँ पे क्वेश्चन की कोर डिमांड क्या है, क्वेश्चन की कोर डिमांड ये है कि आपको एल नीनो और लानीना को सबसे पहले डिफाइन करना है. दैट इज द फर्स्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. और दूसरा क्या बताना है कि ये रेनफॉल पैटर्न इन इंडिया, इंडिया के रेनफॉल पैटर्न को कैसे अफेक्ट करते हैं. यही 2 डायमेंशन है तो 2 हेडिंग्स मेरी प्रॉपरली ये बन सकती हैं. इसका एक और फ्रेमवर्क बन सकता है. मैंने कहा ना कि हर आंसर का आपके दिमाग में पहले ही फ्रेमवर्क बन जाना चाहिए. तो ये एक पहला फ्रेमवर्क जो मेरे दिमाग में है. दूसरा फ्रेमवर्क क्या हो सकता है कि मैं चाहूँ तो इंट्रोडक्शन में ही ये डेफिनेशन वाला पार्ट ख़त्म कर सकता हूँ कि इंट्रोडक्शन में ही मैंने एल नीनो लानीना को एक्सप्लेन कर दिया. उसके बाद मैं बहुत आराम से रेनफॉल पैटर्न को कैसे इफेक्ट करते हैं ये दोनों 7-8 पॉइंट लेके समझा पाऊंगा. ठीक है, दीज आर द 2 फ्रेमवर्क्स विच केम इन टू माई माइंड. और मैं किसको प्रेफर करूँगा, मैं ट्राई करूँगा कि इसको प्रेफर कर लेता हूँ ताकि मेरे पास अच्छा खासा स्कोप रहे समझाने का. ठीक है, नाउ कमिंग टू अनामिका कॉपी. ठीक है, कहाँ गया, हाँ क्या लिखा इन्होंने, एल नीनो एंड लानीना आर वेदर फिनोमिना ऑफ पैसिफिक ओशियन then impact the that impact the
मॉनसून पैटर्न, ठीक है, एवरेज, ठीक है, मतलब काइंड ऑफ एवरेज इंट्रोडक्शन है इनका। अब लानिना की कंडीशन को इन्होंने एक्सप्लेन किया है थ्रू अ मैप, और एल नीनो की कंडीशन इन्होंने एक्सप्लेन किया है थ्रू अ मैप, ठीक है। वर्ल्ड का मैप बनाया और वाटर करंट और इसको इन्होंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो ठीक है, मैप जो मैं ढूंढ रहा था मुझे काइंड ऑफ एक मैप मिल गया है आंसर। इसके बाद इफेक्ट ऑन रेनफॉल पैटर्न इन इंडिया, यही हेडिंग मैं ढूंढ रहा था अपने आंसर के में, ये आंसर मुझे मिल गई। एल नीनो के लिए अलग सब हेडिंग बनाई है, लानिना के लिए अलग सब हेडिंग बनाई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक ही में अगर ये करती तो वो मिक्स हो जाता। इसके अंदर इन्होंने लोअर रेनफॉल इन इंडिया, weakening of high pressure formation in Indian Ocean accompanied by several droughts, ये रेनफॉल enhances। तो यहाँ पे ना एक जो दिक्कत दिख रही है आंसर में, दैट इज द मिसिंग ऑफ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स, अरे कीवर्ड्स मिसिंग है, जैसे ट्रेड विंड की वीकनिंग मिसिंग है एज अ कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर की शिफ्टिंग के बारे में इन्होंने बात नहीं की है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। लेकिन जब भी साइंस एंड टेक के आंसर्स हों, ज्योग्राफी के आंसर्स हों, तो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आप ज्योग्राफिकल टर्म्स यूज़ करेंगे, आप साइंटिफिक टर्म्स यूज़ करेंगे, आप इकोनॉमी के टर्म्स यूज़ करेंगे, आपके आंसर्स सिंपल लैंग्वेज में होंगे, लेकिन वो जो टेक्निकल टर्म्स है वो आपको यूज़ करने होंगे। जैसे कि इंट्रोडक्शन में भी जो इन्होंने दिक्कत की, यहाँ पे इन्होंने ये नहीं मेंशन किया ना कि ये एनसो साइकिल के दो ऑपोजिट फेजेस हैं। वेदर फिनोमिना है, सही बात है, लेकिन इनको ये बताना होगा ना कि कौन से साइकिल के पार्ट हैं। दैट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द डेफिनेशन। तो वो डेफिनेशन से मिसिंग है, इसीलिए यहाँ पे एवरेज लिखा था मैंने। इसी तरीके से जब ये आंसर लिख रही हैं तो आंसर के अंदर भी वो कीवर्ड्स मिसिंग है। एक्सप्लेन सही से है, कॉन्सेप्ट सही से बताया हुआ है, रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा किया हुआ है, प्रेजेंटेशन भी ठीक है। एग्जाम्पल में ये फिर फ्लडिंग वगैरह की बात करी, ड्रॉट की बात करी, दैट इज़ ऑल गुड, बट जो हायर बेंचमार्क, मैंने हमेशा कहा है कि हायर बेंचमार्क जो आंसर का होता है, मार्क्स का होता है, वो ये मिस कर जाएंगी ड्यू टू लैक ऑफ कीवर्ड्स एंड प्रॉपर एग्जाम्पल्स, ठीक है, एंड प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एलिनो एंड लानिना, ठीक है। ये कैसे किया है इन्होंने, कंक्लूड कैसे किया है, दस दीज क्लाइमेट पैटर्न्स इम्पैक्ट द मानसून एक्टिविटी विच इन रिजल्ट अफेक्ट द एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, अगेन एवरेज, ठीक है, बहुत कुछ एक्स फैक्टर नहीं है। तो ये उनके ये जो कैंडिडेट हैं इनके उन आंसर्स में से हैं जो ये एवरेज लिख रही हैं, मतलब कि ऐसा नहीं कि बहुत आउटस्टैंडिंग लिख रही, बट शी हैज़ कंप्लीटेड गुड। डायग्राम्स ऐड कर दिए हैं, फ्लो चार्ट्स, मतलब ये डायग्राम दो इन्होंने जो ऐड किया, दैट इज़ अ गुड एडिशन। तो ये इस चीज़ को थोड़ा सा कंपनसेट कर देगा ना, कि जो कीवर्ड नहीं यूज़ कर पाएंगे वो यहाँ पे कंपनसेट हो जाएगा थोड़ा बहुत इनकी डायग्राम की वजह से। एक और चीज़ जो मिसिंग है, रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रहा है लीनो लानिना, तो उसको अगर ये यूज़ कर देती हैं अपने आंसर में तो आंसर और इन्हांस हो जाता। तो यू ऑलवेज हैव टू नो कि आपका आंसर इन्हांस कैसे होगा, आपको और एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे मिलेंगे। जैसे कि टोटल मान लीजिए आपको 20 आंसर्स लिखने हैं, 20 में अगर आप आधा आधा नंबर भी किसी तरीके से गेन करना सीख जाते हैं ना, दैट इज़ 10 मार्क्स। 10 मार्क्स का फ़र्क मेंस में बहुत ज़्यादा होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और एक एक नंबर आपने बढ़ा लिया अगर हर आंसर में, तो 20 नंबर का फ़र्क पड़ रहा है, इससे सीधे सीधे आपकी रैंक अफेक्ट कर जाती है, ठीक है। अगर आप कट ऑफ के इतना नीचे हो तो कट ऑफ के आगे पार कर जाओगे। तो बहुत मैटर करता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ो, कि आप आधा नंबर, एक नंबर कहाँ से गेन कर सकते हो, कौन सा एग्जाम्पल लिखने से गेन कर सकते हो, कौन सा डायग्राम यूज़ करने से कर सकते हो, कौन सा कीवर्ड यूज़ करने से कर सकते हो। ये ही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जब आपका आंसर इवेलुएट होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें क्या क्या इन्होंने सही किया है या क्या क्या इन्होंने लिखा, तो इंट्रोडक्शन इनका एवरेज कह लीजिए या बिलो एवरेज कह लीजिए, क्योंकि एनसो साइकिल की बात ही नहीं हुई है, ठीक है। बॉडी के अंदर इन्होंने डिमांड एड्रेस की है, जो पूछा गया था वो बताया है, प्रॉपर स्ट्रक्चर से बताया गया है, बट कीवर्ड्स मिसिंग है, ठीक है। कंक्लूजन इनका ठीक है, एवरेज। एग्रीकल्चर के साथ इन्होंने लिंक बताया है, ड्रॉट के साथ भी इन्होंने लिंक बताया है।
उसके बाद जो प्लस चीज़ें हैं, मतलब प्लस फैक्टर है कि इन्होंने डायग्राम अच्छे से यूज़ किया है। डायग्राम भी वेल रिप्रेजेंटेड था। जब भी आपको डायग्राम यूज़ करना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि उस डायग्राम को आप प्रॉपर टेबल मतलब बॉक्स के अंदर डाल रहे हो, उसको लेबल कर रहे हो। दीज आर द थिंग दैट यू हैव टू मेक श्योर। ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग जो हैं वो उसकी बात करें तो रीसेंट एग्जाम्पल ये नहीं दे पाई हैं और इंट्रोडक्शन में प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे पाई। तो अगर ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो शी विल स्कोर अराउंड 3.5 इन दिस। ठीक है, 3.5 के अराउंड मार्क्स मिलेंगे। तो आई गेस नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि एक टॉपर की कॉपी एनालाइज करने का फ़ायदा क्या होता है, व्हाट वी कैन लर्न एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर आंसर्स। तो अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा तो वी कैन ब्रिंग मोर सच सेशंस फॉर यू। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लग रहा है तो आप कमेंट करके बताएंगे, एंड इफ़ यू वांट अस टू अपलोड द टॉपर्स कॉपी, वो आप कमेंट करके बताएंगे तो जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पे हम एक सेक्शन क्रिएट कर देंगे जहाँ पे जितने भी हमारे टॉपर्स हैं वो उनकी कॉपीज़ हम अपलोड करेंगे, सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम देम। थैंक यू वेरी मच।